वेलकम बैक। फैसलों के एतबार से पाकिस्तान की अदलिया का माजी और हाल दोनों बहुत दिलचस्प हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा का ओहदा संभालने के बाद से तासुर मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कल अदम करार दे दिया, जिसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बरतरफ नहीं बल्कि रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा। तमाम मरात पेंशन के हकदार भी होंगे। जबकि 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब साकिब नसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया था और उन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार में खिताब के दौरान रियासती इदारों की चंद अहम शख्सियात की जानिब से दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया था। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक MD PTV जनाब अताउल्लाह कासमी के खिलाफ इदारे को 19 करोड़ रुपये से ज़ायद का नुकसान पहुँचाने के केस में नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए करार दिया कि मामले में करप्शन या अखरबा परवरी का कोई सबूत नहीं मिला। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब नसार ने अताउल्लाह कासमी की तकर्रुरी पर खुद नोटिस लिया था और नवंबर 2018 में उनकी तकर्रुरी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि अताउल्लाह कासमी की बतौर MD ली गई इमारात तनख्वाहदार के हक नहीं थे। 2 हफ्ते कबल एक और बड़ी गैर मामूली पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सजाती रेफरेंस में भी तारीखी फैसला सुनाया और मुत्तफ़क़ा राय दी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। पिछले 12 साल से इस केस का फैसला इल्तबा का शिकार था। इस साल जनवरी में जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा के 7 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह करते हुए अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो गई थी। 28 जुलाई 2017 को जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को पैनामा केस में ताहयात नाअहल करार दिया था। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट पर ताहुक्म सामनी अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ दरखास्तों पर 6 माह बाद अक्टूबर में जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने एक्ट को आईन के मुताबिक करार देते हुए बहाल कर दिया था। दिलचस्प माहौल है जो कि मुसलसल पाकिस्तान की अदलिया के माजी और हाल के लिहाज से बहुत ही एक और नया बाब है जो रकम हो रहा है और ये ज़ाहिर है कि अभी ये मामलात जारी है। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर में अभी कई महीने और बाकी हैं और यकीनन इसमें मज़ीद भी हम दिलचस्प कैफियत देख सकते हैं, ख़ास तौर पर फैसलों के हवाले से। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान में आला अदलिया ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत ही क्लोज़ ऑब्ज़र्वर हैं, बहुत ही उम्दा सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। बहुत इवेंटफुल दौर गुजर रहा है जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा का। एक जानिब उनके अपने जो फ़ैसले हैं, ये जो अपने इक़दाम हैं एक चीफ जस्टिस की हैसियत से, और ख़ास तौर पर माजी के चंद फ़ैसलों के हवाले से जो उनकी सरबराही में फ़ैसले हुए हैं वो भी एक तारीख़ी मामला लगता है। ख़ास तौर पे जो उनके साबिक़ा चीफ जस्टिस साहिबान थे जनाब जस्टिस अता बंदियाल और ख़ास तौर पर जस्टिस साकिब नसार, उनके फ़ैसलों के हवाले से काफ़ी हमें एक दिलचस्प माहौल नज़र आ रहा है और गुज़िश्ता सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के हवाले से एक तंबीही ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं आज की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जी कमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं, जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने ओहदा संभाला उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि जी पोस्ट पनामा जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट में इवाल्व हुई है वो अब ख़तरे में है और वो चीज़ अब सही साबित हो रही है। और हम देख रहे हैं कि साकिब निसार हों, आसिफ सईद खोसा हों, गुलजार अहमद हों और उमर अता बंदियाल, इन चारों चीफ जस्टिस साहबान के अदवार में जो बड़े केसेस आए, जो उन्होंने फैसले किए, वो अब तकरीबन उनमें उस जूरिस्प्रूडेंस को रोल बैक किया जा रहा है। वो फैसले सेट असाइड हो रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की ताहियात नैली का मामला हो या अताउल्लाह कासमी का ये जिस तरह आप बता रहे थे, और कई इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि 2 मुख्तलिफ सोचें थी सुप्रीम कोर्ट में। 6 साल 2017 से लेके 2023 तक एक सोच ने गलबा रखा और इसी वजह से हम कहते थे कि हम ख्याल जजेस के ही बेंच बनते हैं। उस वक्त ये जो जजेस जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको ज़्यादातर बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। अगर बनाया भी जाता था तो ये मिनॉरिटी में होते थे। अब जब ये जजेस जो हैं, जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने ओहदा संभाला तो ये जजेस अब ड्राइविंग सीट पे हैं। ये मुख्तलिफ सोच के जजेस के हैं
इनकी सोच डिफरेंट है। तो अब हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो ये रोल बैक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो जहाँ तक मामलात हैं पीटीआई के मुतल्लिका, तो वहाँ जो भी माजी की गलतियाँ तो ठीक हो रही हैं, लेकिन जो रिसेंट पास में या अब जो कुछ हो रहा है इस हवाले से बिल्कुल खामोशी गोया है। कि जैसे कि हम जैसे ऑब्जर्वर्स और कमेंटेटर्स तो ये देख रहे हैं कि ये जो अदवार जिसमें आपने जिक्र किया उसमें यकीनी तौर पे अगर हम सियासी तौर पे देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदलिया के फैसलों के निशाने पर रही। अब वो सूरत हाल यकसर बदल गई है। उसमें तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को मिल रहे हैं, और पीटीआई जो है वो इस वक्त वो ऐसा लगता है कि वही जो तमाम मामलात मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ हो रहे थे वो अब हम मुस्लिम लीग वो पीटीआई के साथ देख रहे हैं। और सियासी तौर पे अगर गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शदीद नुकसान हुआ तो इस वक्त पीटीआई का शदीद नुकसान हो रहा है। सिर्फ जो है पार्टीज़ के हवाले से हालात चेंज हुए हैं। जी बिल्कुल कमरान साहब, ये बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइसा के कुछ हामी वकला की तरफ से भी तनकीद हो रही है कि वो नहीं चाहते थे कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा किसी जमात के बहुत प्रो रहें या एंटी उनके हवाले से परसेप्शन रहे। जिस तरह माजी में हम देखते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से पीपल्स पार्टी ये शिकवा करती रही कि ये हमारे एंटी हैं, नून लीग के हवाले से नून लीग करती रही साकिब निसार साहब के हवाले से कि जी ये हमारे एंटी हैं। तो अब जो है चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे यही था कि वो ऐसी परसेप्शन नहीं डेवलप करने देंगे। लेकिन बदकिस्मती के बाद की सूरत हाल यही है कि ये जो है वो ये परसेप्शन अब बन चुकी है। ताहम अभी भी उनके पास बड़ा टाइम है, और ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो जो कुछ हो रही हैं वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं कि जो है वो किसी एक जमात और रियासत के दरमियान जब कोई एक साइड ज़्यादा गालिब हो तो अदलिया को चाहिए कि वो उसमें बैलेंस करे। तो अब जो है ये बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। तो हसरत अली साहब के दौर में ये बताइएगा कि जब गुज़िश्ता दौर था उसमें जब हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बड़ा नुकसान हुआ, तो वो एक ब्रॉडर बेंच थी, चीफ जस्टिस उसको लीड करते थे, चाहे वो साकिब निसार साहब हों, चाहे खोसा साहब हों या अता बंदयाल साहब हों। अभी भी क्या एक उसी तरह की एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है? अगर पीटीआई जो है वो इस वक्त एक तरह से लेफ्ट पर है, या ये कि वो उसको ज़्यादा इस वक्त नुकसान हुआ है सियासी तौर पे, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी क्या इसी तरह से ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है जैसे कि गुज़िश्ता दौर में होती थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ था? जी कमरान साहब, इस तरह की सूरत हाल है जैसे हम देखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर माजी में वो तकरीबन हर बेंच हर इंपॉर्टेंट केस का हिस्सा थे, वो अब कम ही हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट के फैसले के बाद हम नहीं उस केस में किसी केस में उनको देख रहे। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन की रिटायरमेंट ये बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए। वो समझ रहे थे कि 4-5 महीने बाद चीफ जस्टिस चेंज होंगे तो मे भी हालात चेंज हों, वो भी नहीं रहा। हाँ, कुछ जजेज हैं जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये इन्होंने बड़ा बैलेंस रखा। हम देखते हैं चाहे वो साइफर में बेल दी इमरान खान को, इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड पे बड़ा कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदुखेल, ये कई केसेस बेंचेस में हिस्सा नहीं है। तो ये चीज़ भी है। अभी भी गो के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट जो है वो है, उसके बाद जो है वो कमेटी फैसला करती है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस है उसको एडवांटेज हैं, और जो सोच चीफ जस्टिस की होती है वही बज़ाहिर ये लग रहा है कि वही जो हम मुख्तलिफ केसेस हाई प्रोफाइल में वही चल रही है। चाहे फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला हो तो ये ट्रायल जो है वो उसको अलाउ कर दिया गया है और 2 महीने से केस नहीं चल रहा। कुछ खवातीन हैं पीटीआई की जो पाबंद सलासिल हैं, उनकी जमानतें नहीं लग रही। इसके अलावा और कई चीज़ें हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पे पीटीआई दिलबर्दाश्ता हो कि उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन विड्रॉ कर ली थी। अब धांधली का मामला के हवाले से पिटीशन दायर हुई है हामिद खान साहब ने। अब देखना है कि इसमें बेंच कौन सा होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अब जो हम कह रहे थे कि वो डिवाइड, वो अब जो दूसरी साइड के जजेस हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन की रिटायरमेंट के बाद फिर मज़ाहिर नकवी
का फारिग होना अब वो साइड में बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ हाई कोर्ट में भी सोच में तब्दीली आ रही है। पीटीआई को भी एक हफ्ता डेढ़ से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं, रिलीफ मिल रहे हैं। 9 मई पे 5 मुल्ज़िमान को जो बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जिस किस्म के रिमार्क्स आए जजेस के उसने तो बड़ा वादे था कि 9 मई पे क्या दहशतगर्दी के केसेस बनते भी थे या नहीं। तो ये बड़ी स्ट्रांग चीज़ें थी। चीजें तब्दील हो रही हैं, लेकिन देखना होगा कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस मंजर में अगर हम देखें तो आइंदा चंद माह जो हैं अभी जनाब जस्टिस फाइज ईसा के एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बड़े इवेंटफुल हो सकते हैं आने वाले महीने। जी जी बिल्कुल। उनके जो ये अब देखना है कि उन्होंने अगले जो 4-5 महीने में क्या करना है, ख़ासकर ये जो धांधली की पटिशन पीटीआई लेके गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या करते हैं। इसके अलावा जो रिज़र्व सीट उनको नहीं मिली उसकी मेन एक वजह जो है 13 जनवरी का फैसला है, जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि आपने लीगल ओब्लिगेशन पे जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे वो सलब हुई हैं। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो अब देखना है कि उनमें क्या करते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी लेगेसी भी बड़ी इफेक्ट हुई है जो 2-3 महीने में जो कुछ उन्होंने फैसले किए हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये बाहर में भी बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया असनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं कराची फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से WHO ने करार दिया है कि दुनिया में चौथे नंबर पर है, और उसकी वजह यह है कि जो कुदरती माहौल है, इकोसिस्टम है, जिससे कि अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि फ़ज़ाई आलूदगी कम हो, मैंग्रोव्स के जंगलात होते हैं, और ख़ास तौर पे ये समंदर के करीब इन जंगलात को जिस तरीके से यहाँ हुकूमत सिंध ने इसको उनको काटा है और ज़मीनों को बिल्डर्स माफिया के हवाले किया है, ये एक बहुत ही संगीन मामला है। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। फ़ज़ाई और आबी आलूदगी पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहरों के लिए बहुत बड़े संगीन तरीन मसाइल में से एक है, और यही सूरत हाल कराची की भी है, जहाँ के शहरियों की सेहत और तंदुरुस्ती इस हवाले से अब दाव पर लगी हुई है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में कराची इब्तदाई नंबर्स पर है। परसों एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर था। शायद इसी वजह से कराची के शहरी सांस के अमराज और जानलेवा अमराज और इस किस्म के जो मुंसलिका अमराज हैं उसके शिकार हैं, क्योंकि यहाँ आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज़, धुआं उड़ाती गाड़ियाँ और जहरीले सनती फजले की ट्रीटमेंट का कोई मौसर निज़ाम नहीं है। कुदरत ने कराची के साहिल को 64,000 हेक्टेयर रकबे पर मैंग्रोव्स के जंगलात से नवाजा है, लेकिन सिंध हुकूमत ने मैंग्रोव्स के जंगलात का सफाया करके उसके कुदरती इकोसिस्टम को खुद तबाह करना शुरू किया है और अरबों रुपए की ज़मीन बिल्डर्स को बेच दी है। सिंध के महकमा रेवेन्यू की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मलीन नदी के डेल्टा और कोरंगी में साहिल समंदर और डिफेंस से मुल्हिक 700 एकड़ ज़मीन तामीराती मकासद के लिए लैंड माफिया को मिल गई है। साहिली जंगलात को कंक्रीट में बदलने का स्कैंडल है या कुछ और? कराची का कुदरती इकोसिस्टम किस हाल में है, इसका जायज़ा लिया है हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर ने इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में।